বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ঘুরে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। ওনার লক্ষ্য 2019 সালে যে সমস্ত অঞ্চলগুলো থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পিছিয়ে গেছেন সেই অঞ্চলগুলোকে পুনরায় জিতিয়ে আনার দাবি নিয়েই প্রচারে চলেছেন কীর্তি আজাদ মহাশয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দাপুটে নেতা তথা সাধারণ সম্পাদক প্রভাত চ্যাটার্জি মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। একটি বেসরকারি হলে তিনি বক্তৃতা রাখেন সাধারণ মানুষের সামনে। চলুন তিনি ঠিক কি বললেন এই লোকসভার নির্বাচনী প্রচার থেকে। माँ में करुणा है। माँ खुद रात को भूखा सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती है। ये है और उस माँ का दर्द दीदी को मालूम है, इसलिए दीदी सबसे पहले माँ से शुरू। और लक्ष्मी भंडार 500 से 1000 रुपया आया ना बैंक अकाउंट में, लक्ष्मी बाजार पे थे ना, 1000 का 1200 आया ना कि नहीं आया? ये है दीदी, उसको मालूम है माँ खुश, माँ प्रसन्न तो पूरा परिवार प्रसन्न। और हम भी, हमसे उम्र में चाहे कोई छोटी हो, मेरे बराबर हो या हमसे बड़ी हो, हम सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप मातृशक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, आप सबों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आपको मालूम है सतयुग के समय में मां दुर्गा के ललाट से एक राक्षस पैदा हुआ था। मालूम है उसका नाम? महिषासुर। सुने ना नाम महिषासुर? वो महिषासुर दुर्गा मां के बारे में ही उल्टा सीधा बोलने लगा, तो दुर्गा मां उसका वध की। उसके बाद त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में वो महिषासुर फिर अवतार लिया। कौन है महिषासुर को बताइए? कौन महिषासुर? अरे मोदी तो इंडिया वाला है, यहाँ वर्धमान वाला, दुर्गापुर वाला। कौन? दिलीप घोष। दुर्गा मां को उल्टा सीधा बोला, दीदी के बारे में उल्टा सीधा बोला। दिलीप घोष को भी तो मां है कि नहीं है अपनी, जो जन्म दी होगी या वो पैदा होकर के ऊपर आसमान से टपका है। दिलीप घोष के आसमान से आया है, उसकी भी तो मां होगी, 9 महीना पेट में रखी होगी। उसको शर्म नहीं आता है क्या कि किसी महिला के बारे में, किसी देवी के बारे में इस प्रकार से बात नहीं करना चाहिए। आपकी मां, आपकी बहन, आपकी दीदी के बारे में कोई गलत बोलेगा तो आप लोग क्या करोगे? पुरुष लोग बताइए, क्या करेंगे? मारेंगे। तो दिलीप घोष का क्या होना चाहिए? उसको पिटाई होना चाहिए। इस जमाने में पीटने का कोई फायदा नहीं। सबसे बढ़िया है, हम छोड़ देंगे, उसको मारेंगे। वो खाना दिया क्या? ममता दीदी खाना देगा, ममता दीदी। हाँ नहीं, तो हम तो बोलने वाला है कि आप लोग 13 तारीख को वोटिंग होगा कि नहीं होगा? तो अब तो त्रिशूल से मारी थी ना दुर्गा मां उसके छाती में, तो अब तो त्रिशूल चलेगा नहीं। अब तो त्रिशूल चलेगा नहीं, तो उस दिन वोट होगा। वोटिंग वाले दिन, सुनो, वोटिंग वाले दिन जोड़ा फूल पर बटन दबा देना है। दबाना कि नहीं दबाना? और बटन दबाने का आवाज कैसे आता है? पी बोलता है ना, पी। और जैसे बोलेगा पी तो मतलब उसका वध हो गया। वोटिंग करेंगे, हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। दिलीप घोष का दिमाग खराब हो गया है,
उसको अस्पताल बीजेपी वाला लेके जाना चाहिए, रांची में भर देना चाहिए। लेकिन वो लेकर के नहीं जा रहा है। तो हम एक बोलते हैं कि हम लोग गलसी का जितना कर्मी लोग हम लोग हैं, हम लोग मिल करके चंदा इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करेगा और उसके दिमाग का इलाज करवाएगा। रांची रांची क्या बोलिए, इसका इलाज कराया जाए कि नहीं कराया जाए? कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? होना चाहिए। एक आदमी जो मां का इज्जत न करता हो, जो भगवान का इज्जत न करता हो, उसने केवल दुर्गा मां का अपमान नहीं किया, केवल दीदी का अपमान नहीं किया, उसने अपमान हरेक बैठी हुई महिला शक्ति का किया है। उसको शर्म आनी चाहिए कि वो इस प्रकार की हरकत करता है। और ये जो आरएसएस और बीजेपी वाला है ना, इन लोगों को महिला से कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, शादी नहीं करता। दिलीप घोष भी शादी नहीं किया है, उसका परिवार नहीं है। जिसका परिवार नहीं होता है उसको मालूम ही नहीं कि मां, बेटी, बहन क्या होता है, कुछ नहीं मालूम होता है ऐसे लोग। आपको मालूम है सतयुग के बाद त्रेता हुआ। त्रेता में सीता मां मिथिला की बेटी, सीता मां को जानते हैं ना सब कोई आप लोग। राजा की बेटी, राजा जनक की बेटी, उनका शादी हुआ राजा दशरथ के यहाँ राजकुमार श्री राम से। तो सीता मां महल के ठाट बाट में रहती थी, अयोध्या के ठाट बाट में गई। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ। जंगल में जाने का हुआ ना कि नहीं हुआ? उसकी मां का कई 14 साल का वनवास दी। आप लोग मालूम है ना कि नहीं मालूम है? बुझल छे कि नहीं? हाँ। तो सीता मां को जाने की जरूरत तो नहीं थी, वो तो नहीं भी जाती तो चलता। लेकिन सीता मां बोली कि पति परमेश्वर, पति मेरे भगवान हैं, वह मेरे परमेश्वर हैं, इसलिए जहां जहां वो जाएंगे उनके साथ जंगल में जाकर जिस तरीके से वो रहेंगे उसी तरह से हम भी रहेंगे। और सीता मां महल को त्याग करके भगवान राम के साथ आई। सीता मां का अपहरण हुआ, लंका ले गया रावण। कितना जरा इधर আজাদ মহাশয় উপস্থিত আছেন। আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবক মাননীয় প্রভাত চট্টোপাধ্যায় আছে। আগামী 13ই মে প্রায় এক মাস পরে ভোট। এই ভোটটা কিন্তু অন্যান্য ভোটের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই ভোটের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনে আপনারা আবার ভোট দিতে পাবেন কি পাবেন না। কারণ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু মানুষকে, গরিব মানুষকে আরো গরিব করেছে। গরিব মানুষের মাথার উপর ছাদ দেয়নি, রেশনে চালগম দেয়নি, 100 দিনের কাজের টাকা দেয়নি। এবং দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের কয়েকজন গুজরাটি শিল্পপতি, 23 জন শিল্পপতি 70 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি নিয়ে পালিয়ে গেছে, তাদের টাকা ফেরত আনেনি। এই জায়গাতে নির্বাচনটা হচ্ছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যারা বিজেপির বিরোধিতা করছে তাদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিনা কারণে। দিল্লির যে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে ঢুকানো হয়েছে, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ঢোকানো হয়েছে এবং পশ্চিমবাংলার প্রতিটা নেতার পিছনে সিবিআই এবং ইডি ইচ্ছাকৃতভাবে হ্যারাসমেন্ট করছে। আমাদের প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে তার বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হচ্ছে, তাকে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়,
পশ্চিমবাংলার 23 জন তৃণমূলের নেতা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা চলে যাওয়ার পরে 19 জনের বিরুদ্ধে কেস তুলে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে শুভেন্দু অধিকারী একজন, যে বড় বড় কথা বলে। এই জায়গাতে ভোটটা হচ্ছে, এই ভোটে আপনাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। আপনাদের অস্তিত্ব আগামী দিনে আর ভোটের লাইনে দাঁড়াতে পারবেন কি পারবেন না সেটা কিন্তু ঠিক হবে। তাই এই ভোটটা আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থা তিনি করেননি, কোনো একটা হাইমার্স লাইটের ব্যবস্থা করেননি। তো যে মানুষটা ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে, যে মানুষটা উন্নয়নের ধার ধারে নেই, তাই তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য একজনকে প্রার্থী করা হয়েছে। তিনি বড় বড় গুলিকপ চাচ্ছেন। শুধু আপনাদের কাছে, কর্মীদের কাছে অনুরোধ, একটা মাস 5টা সপ্তাহ অনুগ্রহ করে মানুষের বাড়িতে যান, মানুষের কথা শুনুন। বর্তমান লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন প্রার্থীকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যার জন্যে আমরা কিন্তু অত্যন্ত ভাগ্যবান যে এরকম একজন প্রার্থীকে পেয়েছি। তাই আমি প্রার্থীর পরিচয়টাই আপনাদের কাছে প্রথম বলবো। মাননীয় শ্রী কীর্তি আজাদ মহাশয় এমন একটা পরিবার থেকে এসছেন, সেই পরিবার হচ্ছে ভারতবর্ষ যখন পরাধীন হয়েছিল, সেই পরাধীনকে স্বাধীনতা নিয়ে আসার জন্য যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে তাদের পরিবারের অনেক মুখ্য ভূমিকা আছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবার থেকেই আমাদের প্রার্থী মাননীয় শ্রী কীর্তি আজাদ মহাশয়কে এখানে আমাদের নেত্রী পাঠিয়েছেন। আলোচনা করুন। যদিও আমি জানি যে এই অঞ্চলে যারা মহিলা কর্মী আমাদের আছে, তারা বাড়িতে গিয়ে 365 দিনই তাদের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো আপনাদের এই যে সময় আছে, সেই সময়ের মধ্যে আপনাদের 4 থেকে 5 বার প্রত্যেকের বাড়িতে একবার করে যেতে হবে। আমি তার জন্য প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং আরও যারা কর্মাধ্যক্ষ আছেন বা যারা পঞ্চায়েত সদস্য আছেন বনকাঠির, তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা নেতৃত্ব নিয়ে বা নেতৃত্ব দিয়ে মহিলাদের একটা টিম করে এবং আমাদের যারা কর্মী আছে তাদেরকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে 5 বার করে গিয়ে আমাদের উপযুক্ত ক্যান্ডিডেট, গর্বের ক্যান্ডিডেট মাননীয় শ্রী কীর্তি আজাদের সপক্ষে প্রচার করে তাকে বিপুল ভোটে এই অঞ্চল থেকে জয়ী করুন, এই আবেদনটুকুই আপনাদের কাছে রেখে এরপরে তো বিবেকচন্দ্রপুর আর মাঝে কিছু নেই। একবারের বিধায়ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী হিসেবে পাঠিয়েছে। এর থেকে বড় সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু আর হতে পারে না, যেমন একজন মানুষকে আমরা প্রার্থী হিসেবে পেয়েছি বর্তমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে, যে তিনি 3বারের সাংসদ, 1বারের বিধায়ক এবং 1983 সালে যে বিশ্বকাপ জয়ী, ভারত যে বিশ্বকাপ জয় করেছিল, সেই বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন এই কীর্তি আজাদ। আমি বনকাঠি অঞ্চলের সমস্ত নেতৃত্ব কর্মীর কাছে আবেদন করব যে আমাদের ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 সালে মামাটি মানুষের সরকার গঠন করার পর, বাংলার মানুষের দায়িত্ব নেওয়ার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাই নাই করে 62টা প্রকল্প এই বাংলার বুকে ছেড়েছেন। সেই 62টা প্রকল্পের মধ্যে আপনারা প্রত্যেকে কেউ না কেউ এই প্রত্যেকটা প্রকল্পের আওতায় এসেছে। আমি শুধু বলবো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদের মনে থাকবে যে 2021 সালের যে বিধানসভা নির্বাচন,
সেই 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন যে আমি যদি তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসতে পারি, বাংলার মানুষ যদি আমাকে তৃতীয়বারের জন্য বাংলার শাসনভার নেওয়ার দায়িত্ব দেয়, তাহলে বাংলার যারা মায়েরা আছেন, বোনেরা আছেন, দিদিরা আছেন, তাদের জন্য তিনি লক্ষ্মী ভাণ্ডার চালু করবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা রেখেছেন, তিনি লক্ষ্মী ভাণ্ডার চালু করেছেন 2021 সালের ক্ষমতায় বসার পরে। এবং তার সাথে সাথে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে গত বিধানসভার বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে লক্ষ্মী ভাণ্ডারটা ডবল হবে, যারা 500 পাচ্ছেন তাদের 1000 হবে, এবং যারা SC ST যারা 1000 পেতে তাদেরটা 1200 হবে। 1 এপ্রিল থেকে আপনারা অনেকেই আপনাদের অ্যাকাউন্ট চেক করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে ঘোষণা করেছিলেন যে 1 এপ্রিল থেকে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা কিন্তু আপনাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে, এবং আমরা সেটা দেখেছি যে আপনাদের অ্যাকাউন্টে টাকা কিন্তু ঢুকে গেছে। লোকসভা নির্বাচনে 2019 সালের যে লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেছিল, সেই 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে আমরা মাত্র 2400 ভোটে হেরেছিলাম। মাত্র 2400 ভোটে আমাদের ক্যান্ডিডেট মমতা সংঘমিত্রাকে আমরা হারিয়েছিলাম। তো সেই জায়গাতে একটা সাংসদের কাজ 5 বছরে 25 কোটি টাকা। আমরা বনগাঁটি অঞ্চল সহ বিলপিয়ার কাঁকসা সহ বলছি বিধানসভা সহ যে 7টা বিধানসভা, সেই 7টা বিধানসভায় কিন্তু 25 কোটি টাকার কাজ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। আপনাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে যে এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই বনগাঁটি অঞ্চল থেকে যেটা আমরা 2400 ভোটে হারিয়েছিলাম, 2400 ভোটে আমরা হেরেছিলাম, এই বনগাঁটি অঞ্চল থেকে 2400 বেশি ভোটে লিড দিয়ে মাননীয় কীর্তি আজাদ থেকে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাদেরকে জিতিয়ে গেছে। তার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের সমর্থন দিতে হবে। कृत्य जी, आपका प्रचार, आपका जो कंस्टिट्यूएंसी है वर्धमान दुर्गापुर का, इस कंस्टिट्यूएंसी में एक और प्रतिद्वंदी भी खड़े हुए हैं आपके चुनाव में, जिसका नाम दिलीप घोष है। अभी आपने बताया दिलीप घोष कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जीतेंगे, कितनी बाहर से आए हैं, ये बाहर का आदमी है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? उससे ये पूछिए कि उसका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी था मिदनापुर, जहाँ का वो सिटिंग एमपी है, जीता हुआ एमपी था। वहाँ से उसको लोग को क्यों भगा, पैकिंग करके यहाँ क्यों भगा दिया? और जिस पैकिंग वो यहाँ आया है, बिना पैकिंग खोले उसको वापस हम लोग भेज देंगे मिदनापुर में। हमको कहाँ से बाहर का बोलता है? बाहर का तो वो है। हम तो देश के लिए खेले, तो क्या केवल बिहार के लिए खेले या हिंदुस्तान के लिए खेले? जब विश्व कप 1983 में जीते तो बंगाल के लोग कुछ नहीं थे क्या बंगाल भारत में नहीं है? और ये एक जवाब दो कि नरेंद्र मोदी तो गुजरात का सीएम था, वो तो कुछ ऐसा काम नहीं किया था इंडिया के लिए, तो वो बनारस आके कैसे लड़ा चुनाव? उसका जवाब उसे ले लो, उसके बाद बात करेंगे। ये मुद्दा बन चुका है इस चुनाव में, क्या इफेक्ट होगा इस चुनाव अरे में? कुछ नहीं, ये झूठा लोग है, भारतीय झूठा पार्टी। एक तो पहले भारतीय जुमला पार्टी था, भारतीय झूठा पार्टी बन गया, खाली झूठ बोलता है। सीए लगा, सीए एनआरसी लगाया, जब आसाम में किया सर्वे तो 19 लाख लोग में 15 लाख लोग तो हिंदू निकल गए। अब वो फंस गया उसमें, झूठ खाली बोलता है। यहाँ पर सभी लोग बंगाल में आराम से रहते हैं, जो लोग आए विपदा के समय आए, सभी कोई रह रहे हैं, सभी को लक्ष्मी भंडार मिलता है, सभी को अलग अलग योजना मिलता है, क्यों कोई किसी को करेगा? और यहाँ पर तो सब शांति से रहता है। बंगाल में तो लोग, दुनिया भारत भर के लोग रहते हैं, पूरे भारत से लोग रहते हैं। यहाँ तो जैसे पानी में चीनी मिल जाता है ना, पता नहीं लगता चीनी है कि नहीं, वैसे लोग बंगाल में मिल गए। बंगाल के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। तो ये बीजेपी वाला आया, इन लोगों का काम, इनके पास कुछ बोलने का तो है नहीं। अब मोदी क्या बोलेगा? एक भी नौकरी नहीं दिया 2 करोड़ में, 15-15 लाख रुपया भी नहीं दिया, 15 टका भी नहीं मिला, तो क्या बोलेगा?
उसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो हिंदू मुसलमान करेगा, हिंसा करेगा, यही सब चीज़ करेगा। नहीं तो दिलीप घोष से पूछो भाई 5 साल पहले तुम्हारा SS आलूवालिया यहाँ पर था, क्या काम किया? 1,60,000 करोड़ रुपया जो नरेंद्र मोदी अपने जेबी में रखा है, जो बंगाल के लोगों का है, जो दीदी के पास आएगा तो दीदी जो कर रही है उससे भी 4-5 गुना और करेगी। वो पैसा के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ता है दिलीप घोष? लेकिन बंगाल की संस्कृति और सभ्यता इतनी दुनिया भर में लोग जानते हैं कि यहाँ का संस्कार कितना अच्छा है, और वह आदमी बंगला मानुष को बदनाम कर रहा है उल्टा सीधा बकवास करके। क्या नारी के बारे में ऐसे बोलना चाहिए? आपके माँ के बारे में, बहन के बारे में कोई ऐसे बोले, आपको कैसा लगेगा? दीदी तो दीदी है, वो तो सबके लिए कर रही है। इसलिए ऐसे आदमी को समाज से नहीं रहना चाहिए, उसका तिरस्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को कहीं भी समाज सेवा तो कर नहीं सकते। जो नारी सम्मान नहीं करते वो समाज सेवा कैसे करेंगे? ऐसे आदमी को निकालना चाहिए। ये झूठे लोग हैं बीजेपी वाले, इनको कुछ नहीं आता झूठ के सिवा। आलूवालिया बिना कुछ करे हुए चला गया, यह भी आके उल्टा सीधा बोलता रहता है। हम तो, हमारा जितना कर्मी यहाँ गलसी का हम लोग का बात हुआ है, हम लोग पैसा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा उसको देंगे उसका दिमाग का इलाज के लिए। जरूरी है बहुत ज़्यादा इलाज का उसका कराना। भाजपा कह रहे हैं 2021 में कहते थे कि हम 200 पार करेंगे, फिर चुनाव जब 26 में आया लोकसभा का, इस चुनाव में कर रहे हैं अब 400 पार करेंगे। ये क्या आम जनता को बहका रहा है या? वही तो बोला, खाली झूठ बोलता है। पहले बोला 200 पार, यहाँ पर आया बोला ना आपकी बार 200 पार। दीदी को तो चोट लगाता है, उस पर थी दीदी, फुटबॉल में गई, दिम मारी, एक केक बोली, खेला हो गए, 100 से भी नीचे आ गया ये लोग। अब 400 सीट पर तो बीजेपी लड़ भी नहीं रहा है, 350 सीट पर लड़ रहा है, और उसका जो एसोसिएट 50 पे लड़ रहा है, टोटल 400 सीट पर लड़ रहा है। 400 कैसे जीत जाएगा? ये सोचने वाला बात है ना। ये खाली झूठ बोलता है, और झूठ बोलने के अलावा इसको कुछ नहीं आता। इसका कोई एक बात सच्चा होगा तो हमको बताइए। ममता दीदी को ये दुर्गापुर स्टील प्लांट बेचना चाह रहा है, अभी सेल बेचेगा। सोचो कितना लोग प्राइवेट के हाथ में अगर चला जाएगा तो क्या हाल होगा। ममता जी जो देख रहा है, जो हर 5 साल के बाद चुनाव जो आते हैं, बीजेपी के लोग जो नेता वहाँ से यहाँ पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देता। इस बार भी आ रहे हैं, दिलीप घोष आ रहे हैं और दूसरे जगह दूसरे लोग आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। इस चुनाव में क्या मुद्दा उठाएंगे आप? इस बारे में सबको जनता को कैसे बताएंगे कि देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि जो बंगाल का हिस्सा है, जो बंगाल का 1,60,000 करोड़ इस साल का है, 4,80,000 करोड़ तो पुराना है, लेकिन इस साल का जो बकाया है वो तो बंगाल को मिलना चाहिए। और ये बीजेपी वाला क्यों नहीं मिल करके बंगाल का हक लेता है? अपने आप को अगर बंगाल का बोलता है और वोट मांगने के लिए मेदिनीपुर से यहाँ आया है पैकिंग होकर के, तो ये बोलता क्यों नहीं है? क्या इसने बंगाल के लोगों के लिए 1,60,000 करोड़ का बकाया जो केंद्र सरकार के, उसके बारे में क्यों नहीं बोलता? ये उल्टा सीधा बोलता रहता है क्योंकि इसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। SS आलूवालिया के पास कुछ करके नहीं गया वो, इसलिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इस सब का नाम नहीं कीजिए। हमने आपको बताया कि हमारे मन में वर्धमान और दुर्गापुर, गलसी, पूरे क्षेत्र के लिए मेरे मन में कुछ न कुछ करने की भावना है, और हम ज़रूर करेंगे। एक बार हमको लोग यहाँ का आशीर्वाद दें। हम एक सभ्य परिवार से हैं और लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं। दिलीप घोष ममता बनर्जी को बोल रहे हैं कि वो जो पट्टी लगाए है सिर में, वो एक झूठा है। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो जलपाईगुड़ी में भी अभी लोग जो मरे, इतना बड़ा तूफान आया, उसको लेकर के भी बकवास कर रहा है। आपदा में भी ये अवसर ढूंढ रहा है, लोगों को बदनाम कर रहा है। ये बहुत ही गंदा जलील आदमी है। जलील आदमी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। ये क्या ट्रेडिशन है भाजपा का? शुरू से रहा है। RSS वाला किया क्या है? ये लोग तो गद्दार लोग था, अंग्रेजों के साथ रहता था, अंग्रेजों के मुखबरी करता था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिख करके भेजा कि ये आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी का तैयार हो रहा है उसको बंद करो। ये एटली को बोला कि ये जो वो है 1942 का, उसको बंद करो। ये सावरकर क्या बोलता था? सावरकर 1937 में मुस्लिम लीग के साथ बैठ करके 2 नेशन थ्योरी करके बोला, इंडिया पाकिस्तान करने के लिए किया। और नेताजी जैसा बड़ा नेता हो सकता है कोई? एक से एक बड़े लोग तो पैदा बंगाल के हुए। स्वामी विवेकानंद हुए, श्री अरविंदो हुए, चैतन्य महाप्रभु